नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर। आप देख रहे हैं बिग न्यूज बिग शो। बिग न्यूज बिग शो में बात होगी संविधान दिवस पर राज्यसभा में हुई विशेष चर्चा की। भारत अपने गौरवशाली संविधान के 75 साल पूरे कर चुका है। इसे लेकर राज्यसभा में 2 दिवसीय विशेष चर्चा का आयोजन हुआ। इसकी शुरुआत देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की। करीब 1 घंटे 20 मिनट की स्पीच में निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी परिवार और वंशवाद की मदद करने के लिए संविधान में संशोधन करती रही है। कांग्रेस के समय संविधान संशोधन लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए नहीं, बल्कि सत्ता में बैठे लोगों की रक्षा के लिए था। इस प्रक्रिया का इस्तेमाल परिवार को मजबूत करने के लिए किया गया। इतना ही नहीं, निर्मला सीतारमण ने जीएसटी को लेकर भी कांग्रेस को निशाने पर लिया। वित्त मंत्री ने कहा, कांग्रेस खुद जीएसटी लाना चाहती थी, लेकिन अब इसे गब्बर सिंह टैक्स करार दे रही है। निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस के शासन में लगी इमरजेंसी को भी याद किया और बताया कि कैसे विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल दिया गया था। और उस काले दिन को याद रखने के लिए एक नेता ने अपनी बेटी का नाम मीसा रखा था। दरअसल वित्त मंत्री का निशाना बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव पर था। वहीं कांग्रेस की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोर्चा संभाला और वित्त मंत्री की ओर से कांग्रेस पर लगाए गए आरोपों का जवाब दिया। खड़गे ने कहा, जो लोग झंडे से नफरत करते हैं, हमारे अशोक चक्र से नफरत करते हैं, संविधान से नफरत करते हैं, वो आज हमें पाठ पढ़ा रहे हैं। खड़गे ने कहा कि जब यह संविधान बना था तब इन लोगों ने रामलीला मैदान में बाबा साहब अंबेडकर का पुतला लगाकर संविधान को जलाया था, लेकिन अब ये लोग नेहरू इंदिरा जी को गाली दे रहे हैं। संविधान पर चर्चा के दौरान बीजेपी और कांग्रेस ने एक दूसरे पर बयानों को किस किस तरीके से दिया और कौन कौन से तीर चलाए, अगले आधे घंटे में हम आपको विस्तार से बताएंगे हमारे खास शो बिग न्यूज बिग शो में। कहीं मत जाइए, बने रहे हमारे साथ। तो चलिए शो की शुरुआत करेंगे निर्मला सीतारमण की ओर से कांग्रेस पर लगाए गए आरोप की खबर से। राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान वित्त मंत्री ने कांग्रेस पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासन में अपने लाभ के लिए कई बार संविधान की धज्जियां उड़ा दी गई और किस तरीके के आरोप उनकी तरफ से लगाए गए और किस तरीके के तंज निर्मला सीतारमण यानी वित्त मंत्री की तरफ से लगाए गए, सुने जरा। भारत अपने गौरवशाली संविधान के 75 वर्ष पूरे कर चुका है। इस खास मौके पर पहले लोकसभा में और फिर राज्यसभा में विशेष चर्चा का आयोजन किया गया। राज्यसभा में चर्चा की शुरुआत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया और करीब 1 घंटे 20 मिनट तक अपनी बात रखी। इस दौरान वित्त मंत्री ने कांग्रेस पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी परिवार और वंशवाद की मदद के लिए संविधान में संशोधन करती रही है। बाबा साहेब अंबेडकर argued, I quote, I do not see therefore why the constitution should tie down the people to live in a particular form and not leave it to the people themselves to decide it for themselves, unquote. And therefore, in the original constitution, the word socialism was not there as much as the word secularism. So 21 MPs, all opposition, belonging to all opposition parties, were held in jail. Manya Advani ji, Manya Atal ji were all in jail under Preventive Detention Law, Maintenance of Internal Security Act 1971, the infamous MISA. And I know of political leaders who have chosen to have their children named after MISA to remember those black days. And now they wouldn't even mind having alliance with them. राज्यसभा को संबोधित करते हुए निर्मला सीतारमण ने साल 1975 में लगी इमरजेंसी को याद किया। वित्त मंत्री ने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने खुलेआम संविधान की धज्जियां उड़ाई थी और विरोधी दलों के नेताओं को जेल में डाल दिया गया था। कांग्रेस की इस तानाशाही के खिलाफ बिहार के एक नेता ने अपनी बेटी का नाम मीसा रखा था, लेकिन आज उन्होंने कांग्रेस से हाथ मिला लिया है। दरअसल वित्त मंत्री का ये निशाना बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव पर था, जिन्होंने अब सत्ता के लालच में कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया है। When
the entire opposition was put to jail. There was nobody there. And entire opposition was in the jail. Then comes constitutional amendment, sir. The process, the touchstone that we need to have, is the process valid? That was a total invalidated process, and therefore I would think this is a blatant abuse which the country majorly agreed on. Sir, only 5 members opposed the bill in the Lok Sabha. There was none in the opposition in the Rajya Sabha to oppose it. Imagine, constitutional amendment being passed, entire opposition in the jail. In the Lok Sabha, only 5 people are there to oppose it, even some coming from their own party. And at the Rajya Sabha, no opposition. But constitutional amendment, changing the preamble itself happens. The alteration of the preamble to include socialist and secular highlights the disrespect and disregard the Congress has for constitutional processes, principles and institutions. कांग्रेस के शासन में सरकार की आलोचना कितनी भारी पड़ती थी, इसका जिक्र करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि किस्सा कुर्सी का नामक एक फिल्म पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था, क्योंकि इस फिल्म में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और उनके बेटे पर सवाल उठाए गए थे। इतना ही नहीं, साल 1949 में मिल मजदूरों के लिए आयोजित एक बैठक के दौरान मजहरुल सुल्तानपुरी ने जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ एक कविता सुनाई थी, इसलिए उन्हें जेल जाना पड़ा था। निर्मला सीतारमण ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने में कांग्रेस ने रिकॉर्ड बनाए हैं। Majroor Sultanpuri and Balraj Sahani were both jailed in 1949 itself. For what mistakes, sir? During one of the meetings organized for the mill workers in 1949, Majroor Sultanpuri recited a poem that was written against Jawaharlal Nehru, and therefore he had to go to the jail. Sir, he refused to render an apology for the same and was jailed therefore in 1949 along with Balraj Sahni, eminent actor of those days. So that is the level of tolerance, and today we hold our constitution in our hand, go about it and say freedom of speech. There is sense of fear in the country. Majroor Sultanpuri didn't feel it, Balraj Sahni didn't feel it, but the history repeats when it comes to the Congress party. Sir, Congress's record of curtailing freedom of speech didn't confine it with these 2 people. Nehru, a political biography which was written by Michael Edwards, in 1975 was banned. They banned also a film called Kissa Kursi Ka in 1975, which was directed by Amritlal Nahata, just because it questioned Prime Minister Indira Gandhi and her son, and also the information broadcasting minister then. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगे कहा कि साल 1950 में सुप्रीम कोर्ट ने कम्युनिस्ट पत्रिका क्रॉसरोड्स और आरएसएस की संगठनात्मक पत्रिका ऑर्गेनाइजर के पक्ष में फैसला सुनाया था, लेकिन इसके जवाब में संविधान में संशोधन करके अभिव्यक्ति की आजादी पर अंकुश लगा दिया गया था। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जो कि आज अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर गर्व करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। बीजेपी की ओर से राज्यसभा में संविधान पर बोलते हुए वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि कांग्रेस नेताओं ने हम पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है और इसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि कांग्रेस के डीएनए में झूठ बोलना है। राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कांग्रेस पर खूब बरसी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सांसद जयराम रमेश को लिखित में माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने हम पर झूठ बोलने का आरोप लगाया था। वित्त मंत्री ने कहा कि दूसरों पर झूठ बोलने का आरोप लगाना कांग्रेस के डीएनए में है। Now, since Jairam Ramesh has mentioned it, and there is some Granville Austin's line that I like to quote back to him. Sir, emergency, 42nd Amendment Act, the landmark Keshwananda Bharati case of 1973, the basic structure, doctrine, whole lot of things.
In the words of that masterly Granville Austin, I quote, sir, the important constitutional development of the emergency, other than its very imposition, was the enactment of the 42nd Amendment. Austin says this. And he further says, coming in November 1976, the amendment demonstrates the progression of the Prime Minister, referring to Mrs. Indira Gandhi. I really quote again. Coming in November 76, the amendment demonstrates the progression of the Prime Minister and her government from having near absolute power without a coherent program, other than the protection of her prime ministry to power expressed through fundamental constitutional change. So, unquote. Exactly the point that I'm putting forth about emergency, the way in which 42nd Amendment passed through, how opposition leaders were all in the jail, not one person to oppose in the Rajya Sabha, in the Lok Sabha, just 5 of them speaking against it. When Granville Austin has said this, poor Jairam Ramesh did not mind quoting something else from Austin, but ignored this. Point proves. So the selective. वहीं जीएसटी को लेकर वित्त मंत्री ने कहा कि इस कानून को कांग्रेस खुद लाना चाहती थी, लेकिन किन्हीं वजहों से नहीं ला सकी। और अब जबकि देश में जीएसटी सफलतापूर्वक लागू हो चुका है, कांग्रेस के नेता इसे गब्बर टैक्स करार दे रहे हैं। Sir, GST related constitutional provisions has never been encouraged prior to its bringing by Prime Minister Modi in 2017. Sir, within 2 years after the introduction in the Parliament of the GST related 101st Constitutional Amendment Act was passed and ratified by more than 50 states with effect from 8th September 2016. Just the data will tell you, sir, where the Congress party was. Despite being a coalition comprising of 26 parties, the UPA could not manage to get this GST. Even Congress-ruled states were opposed for the GST to be brought in. 2012. I'll say that as well. That will also be said. 3 BJP-ruled states. 3 BJP-ruled states also opposed. I don't hide facts. 3 BJP-ruled states also opposed, including Gujarat. I'm saying that. Sir, कांग्रेस की ओर से संविधान और संविधान निर्माता बाबा साहेब को लेकर अक्सर बीजेपी पर आरोप मढ़े जाते हैं, जिसका जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने दशकों तक पुराने संसद भवन के मध्य में बाबा साहेब अंबेडकर की तस्वीर नहीं लगने दी। उन्हें भारत रत्न से वंचित रखा गया। In 1950, Kaka Kalekar Commission was formed, but Congress prevented its report from being published. Dr. Ambedkar was of the view that Pandit Nehru was not concerned about the welfare, was not concerned enough about the welfare of the SCs. Sir, this is said several times, but it's worth saying now. Congress did not even allow Baba Saheb's photo to be installed in the central hall of the old Parliament House for decades. He was, of course, denied Bharat Ratna. Similarly, the Mandal Commission was created to provide reservation for backward classes. But Mrs. Indira Gandhi or even Sri Rajiv Gandhi opposed it, delaying 27% reservation for the OBCs in central institutions. So we are the ones who brought it in, not the Congress. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने और कई मुद्दों पर कांग्रेस को घेरा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा राजनीतिक लाभ के लिए संविधान का दुरुपयोग किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। कांग्रेस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के इन तमाम आरोपों का जवाब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूरे इत्मीनान से दिया। राज्यसभा में करीब 1 घंटे 19 मिनट की स्पीच में खड़गे ने कहा,
जो लोग झंडे से नफरत करते हैं, जो लोग अशोक चक्र से नफरत करते हैं, वो नेहरू इंदिरा जी के परिवार को गाली दे रहे हैं। इस दौरान खड़गे का शायराना अंदाज भी देखने को मिला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के तमाम आरोपों पर जवाब देने के लिए खड़े हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने सबसे पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आज 16 दिसंबर के दिन पाकिस्तान से बांग्लादेश को आजादी दिलाई गई थी और ये काम किसी और ने नहीं किया था, बल्कि आयरन लेडी के नाम से मशहूर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया था। 16 दिसंबर ये बांग्लादेश का लिबरेशन डे है, जो हमारी बहादुर नेता इंदिरा गांधी जी पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके और बांग्लादेश को लिबरेट करके और 1 लाख लोग, 1 लाख पाकिस्तानी सैनिकों को बंदी कराकर इस देश को बचाया और इस देश की शान पूरे दुनिया में चले गई। जिनको आयरन लेडी कहते हैं, उसने ये बता दिया अगर हमारे नजदीक अगर कोई आए तो उनकी खैर नहीं, ये उन्होंने बता दिया। इसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे का शायराना अंदाज देखने को मिला और एक शायरी के जरिए बीजेपी को निशाने पर लिया। सर, एक आपको शायरी सुनाना चाहता हूं, अहमद फराज की मत कत्ल करो आवाज है उसका नाम। तुम अपने अंकिदों के नेज़े हर दिल में उतार जाते हो, हर दिल में उतारे जाते हो। हम लोग मोहब्बत वाले हैं, तुम खंजर क्यों लहराते हो। हम लोग मोहब्बत वाले हैं, तुम खंजर क्यों लहराते हो। इस शहर में नगमे बहने दो, बस्ती में हमें भी रहने दो। हम पालनहार है फूलों के, हम पालनहार है फूलों के, हम खुशबू के रखवाले हैं। तुम किसका लहू पीने आए, तुम किसका लहू पीने आए, हम प्यार सिखाने वाले हैं। इस शहर में फिर क्या देखोगे, इस शहर में फिर क्या देखोगे, जब हर यहाँ मर जाएगा, जब तेग पे लय कट जाएगी, जब शेर सफर कर जाएगा, जब कत्ल हुआ सूर साजों का, जब काल पड़ा आवाजों का, जब शहर खंडर बन जाएगा, जब शहर खंडर बन जाएगा, फिर किस पर संग उठाओगे, संग यानी पत्थर, फिर किस पर संग उठाओगे। अपने चेहरे आईनों में जब देखोगे डर जाओगे। सदन में पूरी तैयारी के साथ पहुंचे खड़गे ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि जो लोग झंडे से नफरत करते हैं, जो लोग हमारे अशोक चक्र से नफरत करते हैं, जो लोग संविधान से नफरत करते हैं, आज वो हमें पाठ पढ़ा रहे हैं। खड़गे ने आरोप लगाया कि संविधान बनाने के बाद इन लोगों ने रामलीला मैदान में बाबा साहब अम्बेडकर का पुतला लगाकर संविधान को जलाया था। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान पर बीजेपी ने कड़ी आपत्ति जताई। जो लोग झंडे से नफरत करते हैं, जो लोग हमारे अशोक चक्र से नफरत करते हैं, जो लोग संविधान से नफरत करते हैं, और ये लोग आज हमको पाठ पढ़ा रहे हैं, ये क्या है। अरे आपने तो साहब, ये संविधान जब बना, आपने जब ये संविधान बनी सर, उस वक्त संविधान को जलाने वाले लोग लालमय, ये जो रामलीला मैदान में
बाबा साहब अंबेडकर और जवाहरलाल नेहरू जी का और महात्मा गांधी जी का पुतला वहां पर रख के इन्हों जलाए उस दिन जिस दिन इम्प्लीमेंट हुआ। शनिवार को लोकसभा में पीएम मोदी के स्पीच पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा से जवाब दिया और बीजेपी पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया। प्राइम मिनिस्टर का स्पीच पढ़ा मैं तो हमको सिखा रहे थे ये जुमले वाले हैं और ये झूठ बोलते हैं, ऐसा बोल के उन्होंने, अरे भाई झूठ नंबर 1 तो आप ही है। 15 लाख दे तो बोले सर अभी इंतजार कर रहा है, नहीं मिल रहा है। हाँ, और वो लोगों को 2 करोड़ रोजगार देने का बाद वो झूठ है सच है। और किसानों को एमएसपी डबल करने का सर मिला। आपका मतलब असत्य, असत्य, झूठी डिलीटेड। देखो साहब ये असत्य है, घोर असत्य है, घोर असत्य है। संविधान में संशोधन को लेकर कांग्रेस पर लगाए आरोपों पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि गरीब और वंचितों के हित में सभी की सहमति से कदम उठाए जाते हैं। इसमें सरदार पटेल भी शामिल थे, लेकिन बीजेपी बेवजह कांग्रेस पर आरोप लगाती रहती है। वो जोश में आकर नेहरू जी ने वो किया, नेहरू जी क्या करना चाहते हैं, वो पटेल भी उसके साथ थे, अंबेडकर उनके साथ थे, और वो SC ST बैकवर्ड एजुकेशनल और एम्प्लॉयमेंट के लिए जो यहाँ पर उनको मार पड़ी थी उसको ठीक करने के लिए अमेंडमेंट लाए, और वो पहला अमेंडमेंट था। अगर ये पहला अमेंडमेंट देश के लिए नहीं, शोषितों के लिए नहीं है, तो आप कह सकते थे अपने लिए लाए। बताओ इसमें सब, और ये मेरे वर्ड नहीं है, इस अपने सरदार पटेल साहब के वर्ड है। सभापति जी, इसलिए मुख्यमंत्रियों को नेहरू जी ने पत्र लिखा था जिसका जिक्र मोदी जी ने अपने भाषण में तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर नेहरू जी को बदनाम करने के लिए किया, जिसके लिए उनको देश से माफी मांगना चाहिए। ये मेरा डिमांड है। राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूरे तथ्यों के साथ बीजेपी के तमाम आरोपों का जवाब दिया। हालांकि इस दौरान बीजेपी ने कई बातों पर अपनी असहमति जताई। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। राज्यसभा में बोलते हुए नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के एक बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा, बीजेपी खुद संविधान और बाबा साहेब अंबेडकर का सम्मान नहीं करती और आरोप कांग्रेस पर लगाती है। शनिवार के दिन लोकसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि संविधान बनाने में कई लोगों की भूमिका रही है, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन कांग्रेस इसका श्रेय खुद लेना चाहती है। राजनाथ सिंह के इस बयान पर राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने पलटवार किया। रक्षा मंत्री जी ने लोकसभा में बोलते हुए कांग्रेस पर संविधान बनाने के श्रेय को लेकर कटाक्ष किया। किसका क्या श्रेय बनता है? बाबा साहब ने खुद कहा है, जिसमें मैं कोट करूंगा, द टास्क ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी वुड हैव बीन ए वेरी डिफिकल्ट वन इफ दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैज बीन merely a motley crowd. There would have been nothing but chaos. This possibility of chaos was reduced to nil by the existence of Congress party inside the assembly, which brought into its proceeding a sense of order and discipline. ये बाबा साहब अंबेडकर ने कहा और लोगों ने सुना, और ये नमूद हुआ है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट में। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पिछले 70 सालों में देश ने तरक्की के नए आयाम स्थापित किए हैं और इसमें कांग्रेस के नेताओं का बड़ा हाथ है। सबको पता है कि जब आजादी मिली तो देश में सुई भी नहीं बनती थी, खाने पर
कोई अनाज नहीं था। केवल 35 साल की औसत उम्र थी, लेकिन पिछले 60-70 सालों में देश ने बहुत तरक्की की। और आप बोलते 55 साल में आपने क्या किया, 70 साल में क्या? अरे बाबा, हम अगर नहीं करते, तुम लोग इंजीनियर हो के यहाँ नहीं बैठते, डॉक्टर हो के नहीं बैठते थे, और मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री भी नहीं बनते थे, और मैं एक लेबर का बेटा अपोजिशन लीडर भी नहीं बनता। ये सोच के रखिए आप, तुम अपने आप को 30 मार का मत समझिए। ये सब देन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, महात्मा गांधी की, डॉक्टर अंबेडकर की, वल्लभ भाई पटेल की है। तुम्हारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। इमरजेंसी को लेकर कांग्रेस को घेरने में बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ती है, जिसके जवाब में खड़गे ने कहा कि इंदिरा जी को देश की जनता ने इमरजेंसी के बाद भी चुना था। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और चलिए राज्यसभा के बाद बात लोकसभा की करते हैं, जहां बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ जारी हिंसा और अडानी के मुद्दे पर जोर शोर से बहस देखने को मिली। इस मुद्दे को उठाया गया। इस दौरान दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप जड़े। रिपोर्ट देखें जरा। बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों के साथ, जो हिंदुओं और ईसाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ इस सरकार को आवाज उठानी चाहिए। इंदिरा जी का योगदान था, कोई उसको नकार नहीं रहा है, लेकिन बाबू जगजीवन राम के योगदान को जो आज तक समाज ने नकारा है। सभापति महोदया जी, बहुत खुशी की बात है कि आपको अब याद आया। लोकसभा में चर्चा के दौरान प्रियंका गांधी ने बांग्लादेश का मुद्दा उठाया और वहां अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की, जिस पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने जवाब दिया कि बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों के साथ, जो हिंदुओं और ईसाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ इस सरकार को आवाज उठानी चाहिए। बांग्लादेश की सरकार के साथ बातचीत करनी चाहिए और पूरा समर्थन देना चाहिए जिनको पीड़ा हो रही है उनके साथ। बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था, भारतीय सेना ने, भारतीय सेना के नायकों ने और उस वक्त की लीडरशिप ने एक बहुत बड़ा काम किया था। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को भारत ने बंदी बनाकर छोड़ा था, और पाकिस्तान ने जो प्रजातंत्र की हत्या की थी, लोकतंत्र की हत्या की थी, हमने वहां लोकतंत्र स्थापित किया था। लेकिन मैं आपके माध्यम से सभापति महोदया, देश को यह बताना चाहता हूं कि इस आंदोलन में नजरुल इस्लाम, त्रिपुरा के जो राजा थे बर्मन फैमिली, कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री रहे मुकुल सांगमा, जो टीएमसी में है, उनके पिताजी, और सबसे बड़ा जो योगदान रहा बाबू जगजीवन राम का, उस वक्त के रक्षा मंत्री जो थे, उनको इतिहास ने जो है, क्योंकि जय जवान जय किसान का नारा वही सफल हुआ था, दलित, वंचित, शोषित समाज से आने वाले बाबू जगजीवन राम ने जो ये भूमिका निभाई थी, उनको इतिहास ने भुला दिया। इंदिरा जी का योगदान था, कोई उसको नकार नहीं रहा है, लेकिन बाबू जगजीवन राम के योगदान को जो आज तक समाज ने नकारा है, मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि उनके सभापति महोदया जी बहुत। लोकसभा में चर्चा के दौरान कांग्रेस की ओर से अडानी का मुद्दा भी उठाया गया, जिस पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने पलटवार किया और दावा किया कि बीजेपी के शासनकाल में विकास को गति मिली है। Our economic policies, assets, foreign policies, everything is rooted for one man, sir. One man, everything for. Now, sir, now it is a high time. Sir, now it is a high time. We call this dubious crony capital government. This government is basically, sorry to say that in this parliament, sir, this government has become basically of Adani, by Adani, for Adani. That is this government has become that. Because otherwise, in this space, why you are worrying about taking an action? You need credibility for the stock market. You need to protect the interest of the people who are investing in the stock markets. Therefore, you are not taking any action. You are not taking any action. Therefore, for whom you are not taking?
Why you are scaring to take actions? LOP बोला तो उसको वहाँ एक कन्वेंशन है कि सुनना पड़ेगा, उसने बैठा है। MOS फाइनेंस पूरा नोट कर रहे हैं, इसलिए आप चिंता मत कीजिए, हम लोग भी सुन रहे हैं। मेरा सिर्फ इतना अनुरोध है, आप जिस आदमी का बार बार जिक्र कर रहे हैं, मोदी जी ने उसको करोड़पति, हमारा किसी ने उसको करोड़पति नहीं बनाया, आप लोगों ने ही बनाया है, हम लोग नहीं बनाया। हम लोगों ने यूनिकॉर्न बनाया, हम लोग स्टार्टअप किया, हम लोग स्टैंड अप को आगे बढ़ाया। यूनिकॉर्न हाईएस्ट हम लोगों का समय में पैदा हुआ है। ये जो आप नाम ले रहे हैं, सारा पोर्ट, सारा एयरपोर्ट, सब बिजनेस आप लोगों ने ही दिया है। खामखा अब हम लोगों को बदनाम मत कीजिए। इस देश में बहुत उद्योगपति है जो आप लोगों का समय में पैदा हुआ है। यहाँ आप इल्जाम लगाने से कुछ नहीं होता है। सोमवार को लोकसभा में चर्चा के लिए जाते समय प्रियंका गांधी के हैंडबैग भी खूब सुर्खियों में रहे, जिस पर लिखा था फिलिस्तीन आजाद होगा। साथ ही हैंडबैग पर शांति का प्रतीक सफेद कबूतर और तरबूज भी बना था। इसे फिलिस्तीनी एकजुटता का प्रतीक माना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। कुल मिलाकर संसद के दोनों सदन में चर्चा बेहद शांतिपूर्ण रही। कम से कम बीते दिनों से अगर इसे कंपेयर किया जाए तो बेहद शांतिपूर्ण कहा जाएगा। और जहां तक बात आरोप प्रत्यारोप की, वार पलटवार की, लोकतंत्र की खूबसूरती ही यही कि आप एक दूसरे पर सीधे तौर पर निशाना साध सकते हैं और उसका जवाब भी दे सकते हैं। और कुछ ऐसा ही लोकसभा से लेकर राज्यसभा में लगातार देखने को मिल रहा है। बिग न्यूज बिग शो में अभी के लिए मुझे, मेरी पूरी टीम को दें इजाजत। खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। नमस्कार।